हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी प्रॉमिस इज एन अग्रीमेंट। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये क्वेश्चन हमारे पास HJS 2015 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्रिएट करता है राइट्स और ड्यूटीज पार्टीज के बीच में। ये जो है एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ्स का। ऑलमोस्ट हर एक जो वॉक है लाइफ की वे हम रेगुलेट किए जाते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से। एंसन के अकॉर्डिंग जो लॉ है कॉन्ट्रैक्ट का वो नहीं ले डाउन करता है जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो लॉ इन्फोर्स करेगा। ये कंसिस्ट करता है लिमिटिंग प्रिंसिपल्स का, जिसके अंडर जो पार्टीज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं खुद के लिए। पार्टीज जो हैं उनके पास फ्रीडम है सेटल करने की। जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड कि जो टर्म्स हैं वो वायलेशन में नहीं है जो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। तो इंट्रोडक्शन में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। पहला ये कि जो लॉ है वो इंसेपरेबल पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ्स का। दूसरा पॉइंट ये बताया है कि जो लेजिस्लेशन है वो जो है राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं बताता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। ये पार्टीज़ जो हैं वो खुद ही सेटल करते हैं जो टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की। फिर आ गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। जो टर्म है कॉन्ट्रैक्ट वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें ये प्रोवाइड करता है कि एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा वो जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है। देयरफॉर डेफिनेशन से जो है हमें एसेंशियल जो एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो हैं। पहला आ गया एक अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा आ गया एक एलिमेंट ऑफ इन्फोर्सिएबिलिटी होना चाहिए। देयरफॉर ये जो अग्रीमेंट हैं जो इन्फोर्सिएबल हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बुलाते हैं। जो इन्फोर्सिबिलिटी है इसका मतलब है जो रिकॉग्नाइज किया गया है कानून की नज़रों में और जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इन्फोर्स करेगा अग्रीमेंट को। तो दूसरे पैराग्राफ में जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। फिर आ गया हमारे पास अग्रीमेंट। एज फार एज अग्रीमेंट जहाँ तक कंसर्न है ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E जो है एक्ट का। उसमें ये प्रोवाइड करता है हर एक प्रॉमिस या फिर हर एक जो सेट ऑफ प्रॉमिस है जो फॉर्म करता है कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए, वो एक अग्रीमेंट है। सेक्शन 2B जो है वो प्रोवाइड करता है कि एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है। थस ये बोला जा सकता है कि एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट किया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है और हर एक प्रॉमिस जो है वो एक अग्रीमेंट है। और जब ये अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमने बेसिकली अग्रीमेंट को डिफाइन किया है, उसके बाद जो है प्रॉमिस को डिफाइन किया है और उसके बाद जो है इनको इंटरलिंक करके हमने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। तो हमने जो है इन तीन चीज़ों को इंटरलिंक किया है। फिर आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास कि ए प्रपोज करती है बी को कि विल यू बाय दिस हाउस फॉर 10 lakhs, कि आप ये घर खरीदेंगे 10 लाख के लिए। ये एक प्रपोजल है ए की तरफ से। बी रिप्लाई करता है येस आई विल बाय द हाउस फॉर 10 लाख रुपीज़, कि हाँ मैं 10 लाख के लिए घर खरीदूंगा। ये एक्सेप्टेंस है बी की तरफ से। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग एक प्रपोजल जो है जब वो एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जो कम्युनिकेशन है ए और बी के बीच में वो रिजल्ट करता है एक अग्रीमेंट में, और इस अग्रीमेंट को कन्वर्ट करने में कॉन्ट्रैक्ट को जो एलिमेंट्स हैं इन्फोर्सिबिलिटी के वो रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे हम फिर इसके बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इन्फोर्सिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें आगे एक अग्रीमेंट को कन्वर्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जो एलिमेंट्स कंटेन किए गए हैं सेक्शन 10 में वो कंप्लाइड विद होनी चाहिए। ये सिर्फ उन कोर्ट ऑफ लॉ जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इन्फोर्स करेगा इन अग्रीमेंट्स को। इट इज़ ओनली देन, मतलब इन जो ये 10 जो सेक्शन 10 के साथ कंप्लाइड विद होंगे उसके बाद ही जो कोर्ट्स हैं वो इन्फोर्स कर सकते हैं इन अग्रीमेंट्स को। ये प्रोवाइड किया जाता है कि सारे के सारे अग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर वो किए जाएं। पहला आ गया फ्री कंसेंट जो है पार्टीज़ की उनके साथ। फिर आ गया पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तीसरा आ गया लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फोर्थ आ गया लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ आ गया एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए कि वो वॉइड है। तो बेसिकली हमारे पास 5 कंडीशंस हैं इन्फोर्सिबिलिटी की। लास्ट आ गया कंक्लूजन हमारे पास। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक अग्रीमेंट है, एक अग्रीमेंट जो है वो प्रॉमिस है, और एक जो प्रॉमिस है वो एक्सेप्टेड प्रपोजल है।
दस हर एक अग्रीमेंट जो है वो रिजल्ट है प्रपोजल का एक साइड से और एक्सेप्टेंस है दूसरी साइड से। ये जो अग्रीमेंट है ये एक एक्सेप्टेड प्रपोजल है, हेंस हर एक जो प्रॉमिस है वो अग्रीमेंट है अगर वो कंसिडरेशन के लिए है। बेसिकली जो हमारे पास दिया गया था जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में उसको इंटरलिंक करके दूसरी टर्म से हम जो है कंक्लूड करेंगे। अब इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं और जो हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इससे रिलेटेड भी जो मेंस के आंसर्स होंगे उनसे रिलेटेड भी जो है मैं 2-4 बातें बताऊंगी। पहला ये होता है कि मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब मेंस में उसके क्वेश्चंस आते हैं या तो वो थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और आपको बोला जाता है कि कमेंट कीजिए या एक्सप्लेन कीजिए इसको, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया है। दूसरा जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड या फिर जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको फुल फ्लेज फैक्ट्स दिए जाएंगे और लास्ट में पूछा जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है या यहाँ पे डैमेजेस मिलेंगे या फिर कब कंक्लूड हुआ है, डेट बताइए। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंक्लूडेड हैं टॉपिक्स उनसे रिलेटेड जो है फैक्ट बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और मोस्टली जो फैक्ट बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो केस लॉज से आते हैं, जो हमारे पास काफ़ी स्टैंडर्ड केस लॉज हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। बिना केस लॉज के जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आगे नहीं बढ़ सकता है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें केस लॉज का सिर्फ कंक्लूजन नहीं, उनके जो फैक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनके फैक्ट्स पे ध्यान देना है, उसमें कौन सा जो है प्रोविज़न यूज़ किया गया है और क्या कंक्लूड किया गया है, ये जो है चेन हमारी ऐसे चलेगी। तो पहला क्वेश्चन हमने थ्योरेटिकल किया है, लेकिन बीच बीच में जो है या फिर जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो फैक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। उसमें ईदर मैं कोई भी एक केस लॉ डिस्कस करूंगी या फैक्ट्स दूंगी और उसके बाद जो है केस को आगे बढ़ा के आंसर को आगे बढ़ा के हम कंक्लूड करेंगे, या फिर कोई भी एक टॉपिक लेके उसके जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास स्टैंडर्ड केस लॉज हैं हम उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, प्रॉमिस और प्रपोजल ये 4 टर्म्स के इर्द गिर्द जो है घूमना है इस आंसर को लिखने के लिए। कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, लिंक करते हुए आगे बढ़ना है और कैसे कंक्लूड करना है, इसका थोड़ा सा ब्लूप्रिंट आप पहले से ही तैयार करके जाएं, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन मेंस के टाइम पे अटेम्प्ट करने में आपके कम से कम 10 से 15 मिनट जा सकते हैं, वो भी एक पार्ट को अटेम्प्ट करने के। कि किसी भी क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट आप अटेम्प्ट करेंगे इतने टाइम में तो आपका पेपर श्योरली छूट जाएगा। तो थोड़ा सा जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए अपने दिमाग में कि कहाँ से शुरू करके हमें कहाँ ख़त्म करना है, ताकि आप उसको 5 to 7 मिनट्स में जो है ख़त्म कर दें। बाकी इस क्वेश्चन में जो है हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।